दोस्तों नमस्कार। जनमत के इस संस्करण में मैं रविंद्र वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। अनेक महीनों तक ठहरे रहने के बाद पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में एक बार फिर उछाल होने लगा है। पूरे देश में ये माना जाता था कि 5 राज्यों की विधानसभा के जो चुनाव हुए उसकी वजह से केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों की वृद्धि रोक कर रखी और दीपावली पर जो कटौती करों में की गई थी उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम, रसोई गैस के दाम बढ़े, किंतु भारत की पेट्रोलियम कंपनियों ने मूल्यों को स्थिर रखा। चुनाव खत्म होते होते तक ये कहा जाने लगा था कि जिस दिन चुनाव परिणाम आएंगे उसके तत्काल बाद मूल्यों में वृद्धि कर दी जाएगी। और चुनावों के चलते ही यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू हुआ। उससे वैश्विक स्तर पर ओपेक कंट्रीज ने कच्चे तेल के दाम बढ़ाए। एक कारण यह भी रहा कि रूस, जो कि कच्चे तेल के साथ साथ प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा निर्यातक है, वहां से आपूर्ति बंद हो जाने से भी विश्व स्तर पर इन चीजों के दामों में उथल पुथल मच गई। चुनाव घोषित हो गए, परिणाम, राज्यों में सरकारें भी गठित होने लगी, किंतु जब मूल्यों में वृद्धि नहीं हुई तो ऐसा कहा गया कि रूस के साथ भारत का एक समझौता हुआ है जिसके अंतर्गत रूस हमें सस्ते दामों पर कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति करेगा। और यह भी खबर आई कि हमारी पेट्रोलियम कंपनियों ने बड़ी मात्रा में उनसे खरीद के अनुबंध कर दी है। उल्लेखनीय है कि रूस में तेल उत्खनन के मामले में भारतीय तेल कंपनियों ने काफ़ी निवेश पहले से कर रखा था। इस तेल सौदे पर अमेरिका ने ऐतराज़ भी किया, किंतु भारत उन्हें इस बात के लिए संतुष्ट करने में सफल रहा कि इस तेल सौदे का रूस और यूक्रेन के युद्ध में भारत का किसी एक पक्ष के तरफ झुकना ना माना जाए। लेकिन बीते 2-3 दिनों में अचानक पहले रसोई गैस के दाम प्रति सिलेंडर 50 रुपए के लगभग बढ़ाए गए और उसके बाद फिर पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में भी क्रमशः कुछ पैसों की वृद्धि बीते 2-3 दिनों से लगातार हो रही है। जैसा कि बाजार के संकेत हैं और पूर्व में भी इस बात की आशंका व्यक्त की जा रही थी कि दामों की जो वृद्धि है वो काफी अधिक होगी, यहां तक कि 25 से 50 रुपए प्रति लीटर तक भी हो सकती है। और ये इस बात पर निर्भर करेगा कि रूस और यूक्रेन के बीच का जो संघर्ष है ये किस मुकाम पर पहुंचता है। यदि तत्काल युद्ध रुक जाता है या रूस इसमें विजयी हो जाता है तो परिस्थितियां निश्चित रूप से सुधरने की उम्मीद की जा सकती है। किंतु अभी जैसा लग रहा है युद्ध का अंत कहीं दिख नहीं रहा। कूटनीतिक स्तर पर प्रयास तो जारी है, किंतु उसका कोई सुखद परिणाम आ जाएगा इसकी कोई गारंटी कोई नहीं दे पा रहा। और अमेरिका और उसके समर्थक देश जिस तरह से यूक्रेन को पर्दे के पीछे से आर्थिक और सैन्य सहायता दे रहे हैं, उनसे यह लगता है कि भले ही वो युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से शरीक ना हो, किंतु परोक्ष रूप से वो यूक्रेन को लड़ने की ताकत देते हुए रूस को कहीं न कहीं हराने की स्थिति में आना चाहते हैं। दूसरी तरफ रूस भी इस बात को समझ चुका है कि यूक्रेन में यदि उसने अपने कदम रोके तो एक विश्व शक्ति के रूप में यह उसके दबदबे में कमी का कारण बन जाएगा। इसलिए वो किसी भी स्थिति में या तो इस युद्ध को जीतना चाहता है या फिर यूक्रेन को समझौते के लिए बाध्य करना चाहता है।
किंतु इसका जो परिणाम कच्चे तेल और रसोई गैस के क्षेत्र में भारत के ऊपर पड़ा है और जो पड़ने जा रहा है, उसमें जो एक बात फिर से निकल करके आई है कि 100 रुपए की कीमत पर हमारी सरकार, केंद्र और राज्य मिलकर के तकरीबन 52% टैक्स हमसे देते हैं। यदि यह टैक्स ना हो तो पेट्रोल डीजल 4550 के बीच में 47-48 रुपए लीटर हमको उपलब्ध हो सकता है। केंद्र सरकार उत्पाद कर भी लगाती है, फिर राज्य सरकार उसके ऊपर टैक्स लगाती है। विभिन्न राज्यों में करों की दरें अलग हैं, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, कहीं कम भी है। अब प्रश्न ये उठता है कि इसमें जो सबसे बड़ी पेचीदगी है और जिसे हम कहें कि चालाकी है, वो ये है कि जब मूल्य बढ़ते हैं तो उसी अनुपात में सरकारें टैक्स का जो भार है वो भी उपभोक्ता पर बढ़ा देता है। इसमें जो जनता की अपेक्षा है ये है कि आप टैक्स की दर निश्चित कर दीजिए, टैक्स की राशि निश्चित कर दीजिए कि हम 1 लीटर पर इतने रुपए टैक्स देंगे, फिर भले ही उसकी कीमत घटे या बढ़े। इससे मूल्यों में वृद्धि होने के बावजूद भी उपभोक्ता पर करों के रूप में जो आप एक अप्रत्यक्ष बोझ बढ़ाते हैं उससे वो बच सकेगा। दूसरी बात यह भी है कि जैसा कि सभी जानते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थों का उपयोग अब आम आदमी द्वारा भी किया जा सकता है। उसे केवल विलासिता की वस्तु मानकर महंगा करते जाना भी कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। आज जो स्थितियां देश में महंगाई की हैं और कोरोना के बाद आम आदमी की जो आर्थिक स्थिति गड़बड़ाई है, लोगों के रोजगार छिने हैं, व्यापार और उद्योग में भी काफ़ी नरमी आई और दोबारा अर्थव्यवस्था अपने पैरों पे खड़े होने का प्रयास कर रही है। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि जिस तरह से सरकार ने गरीबों के कल्याण की योजना चलाई, उन्हें मुफ्त राशन दिया, उन्हें कुछ नगद राशि खर्च के लिए दी, समाज का जो वंचित तबका है उसके लिए कई पेंशन के प्रावधान किए, लेकिन आम जनता के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, उच्च मध्यम वर्ग के लिए, व्यापारी के लिए, उद्योगपति के लिए जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं वे उसका बजट बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार बन गई हैं। आज एक आम आदमी अपने दैनिक परिवहन के लिए किसी छोटे वाहन का उपयोग तो करता ही है, किंतु पेट्रोल डीजल का उपयोग व्यावसायिक परिवहन के लिए भी होता है। और ऐसे में जब वो महंगे होते चले जाते हैं तो इसका सीधा प्रभाव हमारी उपभोक्ता जो वस्तुएं हैं उनकी कीमतों पर पड़ता है। एक अच्छे अर्थशास्त्री के रूप में सरकार को यह सोचना चाहिए कि यदि वो पेट्रोल डीजल के टैक्स में यथोचित कमी कर देती है, अर्थात जो 52% और 50% टैक्स है, इसे यदि वो घटा के 25% कर दे तो आज की तिथि में भी पेट्रोल जो 110-12 रुपए के स्तर पर है, पेट्रोल और डीजल, यह घट करके 75-80 रुपए पर आ सकते हैं। इसका सीधा सीधा लाभ यह होगा कि परिवहन व्यय घटेगा और परिणाम स्वरूप बाजार में चीज़ों के दाम गिरेंगे, उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ेगी और अंततोगत्वा सरकार को जीएसटी के रूप में पर्याप्त टैक्स प्राप्त हो जाएगा। चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी ये कहा गया है कि सरकार को कर लगाते समय केवल अपने अधिकारों का उपयोग नहीं करना चाहिए, किंतु उसे यह भी देखना चाहिए कि करों का जो भार है वो युक्त हो, अर्थात वो सरकार की जरूरतों को पूरा करने वाला तो हो, किंतु उसके साथ सरकार को, शासक को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो शासित वर्ग है, जो जनता है, वो क्या उस कर की अदायगी करने में सक्षम है। आज जिस तरह से हमारे ऊपर टैक्सों का भार है, जो प्रत्यक्ष कर है वो तो हमें दिखते हैं, अनुभव होते हैं, किंतु आज जो एक गरीब व्यक्ति भी बाजार से कुछ चीज़ खरीदता है जिसे सरकार तरह तरह की सब्सिडीज देती है, अनुदान देती है, मदद करती है,
वो भी जीएसटी के रूप में सरकार को टैक्स देता है। अर्थात ये टैक्सों का जो बोझ है ये सरकार अपने खर्चे के लिए देती है, निश्चित रूप से देश के विकास में भी खर्च होता है। किंतु जहां तक पेट्रोल डीजल का प्रश्न है तो मुझे लगता है, न केवल मुझे लगता है, अभी तो जो लोग सरकार में बैठे हैं वो भी इस बात को महसूस तो करते हैं कि इतना ज्यादा टैक्स जो है ये आर्थिक प्रबंधन में दोष का प्रमाण है। अर्थात सरकार अपने अर्थ प्रबंधन को ठीक से संभाल नहीं पा रही और इसलिए वो ऐसी चीजों पर टैक्स बढ़ा देती है जिनका उपयोग करने के लिए जनता मजबूर है। एक जमाना था जब बजट घाटे को पूरा करने के लिए सरकार शराब पर, सिगरेट पर मनमाने टैक्स लगाती थी, किंतु उसका कोई विरोध नहीं करता था। देखिए, पेट्रोल डीजल तो अब ऐसी चीजें हैं जो कि किशोर अवस्था के बच्चे भी अपने आवागमन के लिए जिसका उपयोग करते हैं और निम्न मध्यम वर्ग में भी पेट्रोल डीजल का उपयोग होने लगा है। जिस तरह से मोबाइल फोन, इंटरनेट अब विलासिता की चीजें नहीं रह गई हैं, उसी तरह से पेट्रोल और डीजल भी है। तो जिस तरह से सरकार ने दाम बढ़ाने की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है और एक खबर यह भी आई कि पेट्रोलियम कंपनियों ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर अपने घाटे की भरपाई की है। ठीक है, प्रश्न यह है कि तेल कंपनियां अपने घाटे की भरपाई कर देती हैं, सरकार अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कभी टैक्स लगा देती है, कभी अधिभार लगा देती है, किंतु जनता की जो जरूरत है उसका ध्यान कौन रखेगा? और एक लोकतांत्रिक जन कल्याणकारी राज्य में, व्यवस्था में, जो वेलफेयर स्टेट कहलाता है, उसमें इस सरकार का दायित्व है कि कोई भी कर लगाते समय केवल अपनी आय का ध्यान न रखे, अभी इस बात का भी ध्यान रखे कि क्या जिनके ऊपर कर आरोपित किया जा रहा है वे उसे चुकाने में सक्षम हैं और क्या इससे उनकी तकलीफें तो नहीं पड़ेंगी। समाज के गरीब और वंचित वर्ग को अनुदान देना, आर्थिक मदद देना, उन्हें अनाज देना, ये निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है और इनका कोई विरोध नहीं करता। किंतु सरकार को यह सोचना चाहिए कि जो मध्यम वर्ग, नौकर पेशा वर्ग, व्यापारी, उद्योगपति सरकार के खजाने को अपनी कमाई से दिए गए करों से भरता है, सरकार को उसके कल्याण के लिए उसकी तकलीफों की ओर भी ध्यान देना चाहिए। यदि सरकार एक अच्छा आर्थिक ढांचा खड़ा करना चाहती है तो उसे पेट्रोल और डीजल के जो कर हैं 50-52%, इनमें आधी कटौती करना चाहिए। और मैं भी अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूं और अपने अध्ययन और अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूं कि यदि पेट्रोल डीजल को 25-30 रुपये लीटर सस्ता कर दिया जाए तो उपभोक्ता की जेब में जो अतिरिक्त बचत आएगी वो घूम फिर करके बाजार में ही जाएगी और उससे होने वाली खरीदी से सरकार का राजस्व जो है वो बढ़ेगा। ये सुझाव समय समय पर सरकारों के पास आता जाता रहता है। अभी देश की संसद चल रही है, विभिन्न राज्यों के बजट सत्र भी चल रहे हैं, तो हमारी देश के जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा है, आम जनता की अपेक्षा है, जनता की मांग है कि वे पेट्रोल डीजल के ऊपर आरोपित किए जाने वाले करों के ढांचे में ऐसा परिवर्तन करें, ऐसा सुधार करें जिससे कि जनता का भी लाभ हो और सरकार की आय में भी कोई विशेष फर्क ना पड़े। पेट्रोल डीजल के आयात पर सरकार को बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भी खर्च करनी पड़ती है। हमारे देश में बहुत तेजी से बैटरी चलित वाहनों का उपयोग किए जाने की तैयारी चल रही है। पेट्रोल और डीजल के वैकल्पिक ईंधन की खोज भी की जा रही है, उनका उपयोग भी सफलतापूर्वक हो रहा है, किंतु पूरी रूप से वैकल्पिक व्यवस्था होने में भी समय लगेगा और तब तक के लिए यही वांछित है, यही उचित है कि पेट्रोल और डीजल के टैक्स में सरकार कम से कम आधी कटौती करे। और सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी मांग है, कि इनको जीएसटी के दायरे में लाया जाए जिससे कि राज्य द्वारा लगाए जाने वाले मनमाने कर में रोक लग सके। ये निर्णय जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है।
अन्यथा जनता का रोष इससे बढ़ता है और जन असंतोष कहीं न कहीं जाकर के किसी अप्रिय रूप में सामने आता है। तो मुझे लगता है कि देश की सरकार, देश के जनप्रतिनिधि और हमारी सभी पार्टियों के नेता इस बारे में मिलकर के एक ऐसा रास्ता निकालें जिससे कि जनता को भी सुविधा हो और सरकारों को भी काम ठीक ठाक तरह से चल सके। आज के इस संस्करण में इतना ही। कल किसी नए विषय पर एक बार फिर आपसे चर्चा के लिए उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, धन्यवाद।